नमस्कार और स्वागत है आज के हमारे इस खास चर्चा सत्र में। आज हम बात कर रहे हैं अनुबंध के बाद का प्रबंधन पर, यानी कि पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। हमारे पास एक खरीद मैनुअल का पूरा अध्याय है स्रोत के तौर पर, जो ये बताता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद क्या क्या होता है। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, यही कि जब कागजों पर साइन हो जाते हैं उसके बाद कहानी आगे कैसे बढ़ती है, खरीदार क्या करता है, सप्लायर क्या करता है, और सबसे ज़रूरी ये पक्का कैसे होता है कि जो तय हुआ था वो सही से हो भी जाए बिना किसी गड़बड़ी के। सुनने में ये शायद थोड़ा सा ड्राई लगे, है ना, प्रक्रिया जैसा, लेकिन कोशिश करेंगे इसे दिलचस्प बनाने की। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है मेरे मन में कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, डील पक्की हो गई, फिर उसके बाद भी मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये बहुत आम सवाल है और यहीं अक्सर लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होना तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो उसके बाद ही शुरू होता है। ये जो पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि शर्तें लागू हों। इसमें माल सही से सप्लाई हुआ या नहीं, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, उसे स्वीकार करना, फिर बिलों का टाइम पर पेमेंट करना, अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या बैंक गारंटी है तो उसे ठीक से मैनेज करना, टाइम पर वापस करना, वारंटी क्लॉज देखना, मतलब बहुत कुछ है। खरीदार को इसमें काफी एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है कि सप्लायर अपना काम कर देगा, पूरी नजर रखनी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ना समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी हो जाता है। सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट से कितने सारे लोग जुड़े होते हैं। टेक्निकल टीम है, फिनेंस वाले हैं, लॉजिस्टिक्स है, जो इस्तेमाल करेगा वो डिपार्टमेंट है। इन सबको मिलकर बिना देरी के काम करना होता है और खरीदार की जिम्मेदारी है कि इन सब के बीच तालमेल बना रहे, ताकि कहीं कोई रुकावट ना आए, कोई देरी ना हो, काम अटकना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। और जाहिर है इतने बड़े लेन देन में पैसों का मामला भी बहुत अहम होगा। तो ये फाइनेंशियल सेफ्टी कैसे पक्की की जाती है? हमने सुना है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, ये क्या होता है? हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह से आपूर्तिकर्ता की तरफ से गारंटी होती है कि वो काम पूरा करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि उसे एक तय तारीख तक ये पैसा जमा करना है। अगर वो नहीं करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का एक कारण बन सकता है। और जो उसने बोली के वक्त अर्नेस्ट मनी दी थी ना, वो भी जब्त हो सकती है। तो ये सप्लायर के लिए काफी सीरियस मामला होता है। अच्छा, और ये बैंक गारंटी बीजी का क्या चक्कर है? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट से अलग है? हाँ, थोड़ी अलग है। बैंक गारंटी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये बैंक देता है सप्लायर की तरफ से। ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले में दी जाने वाली बीजी, या फिर परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी ये पक्का करती है कि सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करेगा, मतलब माल टाइम पर देगा, सही क्वालिटी का देगा वगैरह। और हाँ, इन गारंटी को लेने से पहले खरीदार का फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हें जारी करने वाले बैंक से कंफर्म जरूर करता है, वेरीफाई करता है कि ये असली है या नहीं। ये बहुत जरूरी स्टेप है किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए। तो ये कंफर्मेशन होता कैसे है? मतलब कोई खास तरीका है इसका? हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है। बीजी एक तय फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसमें साइन करने वाले बैंक अफसर का नाम, पद, कोड नंबर सब साफ साफ लिखा हो। कंफर्मेशन आमतौर पर जारी करने वाले बैंक की जो कंट्रोलिंग ब्रांच होती है ना, उससे लिखित में मांगा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। आजकल एक और तरीका है जो ज्यादा तेज और सुरक्षित है, SFMS यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अगर बैंक इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो बीजी का वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाता है, जो काफी भरोसेमंद है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, आमतौर पर कंपनियां कॉर्पोरेट गारंटी या सिर्फ एक इंडेमनिटी बॉन्ड को बैंक गारंटी की जगह नहीं मानती। बैंक गारंटी ही चाहिए होती है। समझ गया। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया, लेकिन मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और बाद में कुछ हालात बदल गए, कुछ चेंज करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव या संशोधन, मतलब अमेंडमेंट्स हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और कई बार तो ये जरूरी भी हो जाते हैं। हो सकता है सप्लायर कहे कि भाई इस टेक्निकल चीज में थोड़ा बदलाव कर दो, या डिलीवरी का टाइम थोड़ा आगे पीछे कर दो। लेकिन कोई भी बदलाव, खासकर अगर उससे पैसे का लेना देना जुड़ा हो, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके लिए जो सक्षम अधिकारी है, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसकी पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ता है। हाँ, अगर बदलाव किसी सरकारी टैक्स या ड्यूटी की वजह से हो तो भी प्रॉपर अप्रूवल तो लेना ही पड़ता है। अच्छा, यानी बदलाव करने से पहले बहुत सोच विचार होता होगा। हाँ बिल्कुल,
खरीदार को देखना पड़ता है कि जो बदलाव मांगा जा रहा है उसका टेक्निकल असर क्या होगा, पैसे पर क्या असर पड़ेगा, कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं। सबसे जरूरी ये देखना होता है कि बदलाव से कंपनी को कोई नुकसान ना हो और कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन मकसद था वो ना बदल जाए। और हाँ, सप्लायर को कोई गलत फायदा भी नहीं मिलना चाहिए उस बदलाव से। और अगर बहुत छोटे मोटे टेक्निकल बदलाव हो तो, जैसे स्पेसिफिकेशन में कोई मामूली सा हेर फेर, हाँ वो किए जा सकते हैं, जैसे स्पेसिफिकेशंस में या क्वांटिटी में या डिलीवरी शेड्यूल में थोड़ा बहुत बदलाव। पर उसकी भी शर्तें हैं, जैसे बदलाव छोटा होना चाहिए, प्रोडक्ट के मेन फंक्शन पर असर न डाले, कीमत न बढ़े और सप्लायर को कोई अनुचित फायदा न मिले। ऐसे छोटे बदलावों के लिए भी अप्रूवल उसी लेवल के अफसर से लेना होता है जिसने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया था। हाँ, अगर कोई टाइपिंग की गलती वगैरह है वो तो आसानी से ठीक हो जाती है। बदलावों की बात हो गई, अब आते हैं एक और जरूरी मुद्दे पर, पैसा। पैसा, सप्लायर को टाइम पर पैसा मिलना भी तो जरूरी है ना। इसमें देरी ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम होते हैं? हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। डिपार्टमेंट्स को ये पक्का करना होता है कि पेमेंट में फालतू की देरी ना हो। इससे सिर्फ सप्लायर का भरोसा ही नहीं बनता, बल्कि करप्शन की गुंजाइश भी कम होती है। पेमेंट आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से होता है, जैसे माल मिल गया, चेक हो गया, ओके हो गया, उसके बाद या फिर किश्तों में। और पेमेंट करने वाले डिपार्टमेंट को सप्लायर को बताना भी चाहिए कि हाँ भाई, आपका पेमेंट हो गया है। इस सोर्स में लेटर ऑफ क्रेडिट LC का भी जिक्र है। ये क्या चीज है और कब इस्तेमाल होती है? लेटर्स ऑफ क्रेडिट या LC पेमेंट का एक तरीका है जो ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि खरीदार का बैंक सप्लायर को एक तरह की गारंटी देता है कि अगर तुम सही टाइम पर माल भेजोगे और सारे सही डॉक्यूमेंट दोगे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पेमेंट LC से होगा तो ये LC आमतौर पर इर्रिवोकेबल होती है, मतलब खरीदार उसे अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं कर सकता। LC खुलवाने का खर्चा खरीदार उठाता है, लेकिन अगर सप्लायर चाहता है कि उसके देश का बैंक भी इसे कंफर्म करे तो उसका खर्चा शायद सप्लायर को देना पड़े। अच्छा, क्या LC खोलने की भी कोई शर्तें होती हैं? मतलब ऐसे ही खुल जाती है? नहीं, एक जरूरी शर्त होती है। LC तभी खोली जाती है जब सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी जरूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट या परफॉर्मेंस गारंटी देनी थी वो दे दी हो। और LC की जो वैलिडिटी होती है, मतलब वो कब तक मान्य रहेगी, वो इतनी होनी चाहिए कि डिलीवरी पीरियड भी कवर हो जाए और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, जैसे 21 दिन। और अगर डिलीवरी डेट आगे बढ़ानी पड़ती है तो LC की वैलिडिटी भी बढ़वानी पड़ती है और उसका जो खर्चा आता है वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से तय होता है कि कौन देगा। पेमेंट और गारंटी के अलावा माल की क्वालिटी पक्का करना भी तो बहुत जरूरी है। ये प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन क्या होता है? इसका मतलब है माल भेजने से पहले उसकी जांच करना, ये पक्का करने के लिए कि जो माल भेजा जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक है भी या नहीं। ये इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए टाइम के अंदर हो जाना चाहिए ताकि माल भेजने में फालतू की देरी ना हो। और अगर माल विदेश से आ रहा है तो शिपमेंट से पहले कुछ सरकारी क्लियरेंस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं। और अगर मशीनरी जैसी बड़ी चीजें हैं जिन्हें इंस्टॉल भी करना पड़ता है, उसके लिए इरेक्शन और कमीशनिंग का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई प्लांट या बड़ी मशीनरी है तो उसे सिर्फ पहुंचाना काफी नहीं होता, उसे सही जगह पर लगाना, फिट करना और चालू करके दिखाना भी पड़ता है। यहाँ पर जो इंडेंटर यूजर डिपार्टमेंट है, मतलब जिसने वो सामान मंगाया था, उसकी भूमिका अहम हो जाती है। उन्हें ये पक्का करना होता है कि जहाँ मशीन लगनी है वो जगह तैयार है, मतलब फाउंडेशन बना है, बिजली पानी का इंतजाम है, ताकि सप्लायर आए तो सीधा काम शुरू कर सके। और अगर सप्लायर इसमें देरी कर दे तो, लगाने में या चालू करने में? हाँ, अगर इरेक्शन या कमीशनिंग में सप्लायर की वजह से देरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी LD का क्लॉज होता है। ये एक तरह का हर्जाना होता है जो पहले से तय होता है। सप्लायर को देरी के लिए ये देना पड़ता है। आमतौर पर ये हर हफ्ते की देरी के लिए मशीन की कीमत का 0.5% होता है और इसकी एक ऊपरी सीमा भी होती है, जैसे कीमत का 10%। ये इसलिए ताकि खरीदार को जो नुकसान हुआ है देरी से, उसकी कुछ भरपाई हो सके। मान लीजिए सब कुछ हो गया, माल भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, माल खराब हो गया या चोरी हो गया, तब ये बीमा दावे यानी इंश्योरेंस क्लेम्स का क्या होता है? अगर खरीदार ने माल का बीमा करवाया है, जैसे इंपोर्टेड माल का अक्सर होता है, तो नुकसान होने पर फौरन बीमा कंपनी को खबर करनी होती है
और साथ ही जो भी जिम्मेदार एजेंसी है जैसे पोर्ट अथॉरिटी या रेलवे, उन्हें भी बताना होता है और क्लेम फाइल करना होता है। सप्लाई की भी इसमें जिम्मेदारी बन सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है। ये प्रोसेस इंपोर्टेड और देसी दोनों तरह के माल के लिए लागू होता है अगर बीमा खरीदार ने करवाया है। और अगर माल पहुंच तो गया, लेकिन जब खोला चेक किया तो पता चला कि ये तो खराब है या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तब क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर फाइनल इंस्पेक्शन में माल डिफेक्टिव निकलता है या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसकी खबर फौरन सप्लायर को देनी होती है, आमतौर पे 15 से 30 दिन के अंदर, ताकि वो उसे ठीक करे या बदलकर नया दे। और इसका खर्चा वो कौन उठाएगा, ठीक करने का या बदलने का? सारा खर्चा सप्लायर को ही उठाना पड़ता है। माल वापस भेजने का भाड़ा, नया माल भेजने का भाड़ा, बीमा, अगर कोई टैक्स दोबारा लगता है तो वो भी, सब कुछ। खरीदार पर इसका कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प सवाल बनता है। मान लीजिए विदेश से माल आया, वो खराब निकला, सप्लायर ने उसे बदलने के लिए नया माल भेजा फ्री में, मतलब नो चार्ज शिपमेंट। तो क्या इस नए बदले हुए माल पर भारत में कस्टम ड्यूटी लगेगी? हाँ, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और ज़रूरी भी। अभी के जो नियम हैं उनके हिसाब से अगर कोई चीज़ फ्री में भी रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रही है तो भी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, छूट नहीं मिलती। लेकिन हाँ, एक राहत है। अगर जो ओरिजिनल खराब माल था उसे 2 साल के अंदर भारत से वापस भेज दिया जाए, री एक्सपोर्ट, तो उस पर जो ड्यूटी भरी थी उसका 98% तक वापस मिल सकता है। इसे ड्रॉबैक कहते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से रिप्लेसमेंट वाले माल पर ड्यूटी बढ़ गई तो खरीदार ये बढ़ी हुई रकम भी सप्लायर से वसूल सकता है। यही बात एक्साइज ड्यूटी पर भी लागू होती है अगर मामला देसी माल का है। चल रहा है और बीच में सप्लायर कंपनी का नाम बदल गया, शायद किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया हो या मर्जर हो गया हो, तब क्या होता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर सप्लायर कंपनी का नाम बदलता है तो उन्हें खरीदार को बताना होता है और नाम बदलने के जो कानूनी प्रूफ होते हैं जैसे नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वो जमा करने होते हैं। फिर खरीदार का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इन कागजों को चेक करता है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ कानूनी तौर पर सही है और कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड है। हमने बैंक गारंटी की बात तो काफी की, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में और भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं? उनकी सेफ्टी कैसे होती है? हाँ, हो सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट रसीदें या और कुछ। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सभी की सेफ कस्टडी रखें, मतलब उन्हें संभाल कर रखें और उनकी निगरानी करें। सबसे ज़रूरी ये है कि उनकी वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले ही देख लिया जाए कि उन्हें रिन्यू कराना है या कैश कराना है। इसके लिए एक अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कंप्यूटर वाले सिस्टम होते हैं जो इसमें बहुत मदद करते हैं। आपने पहले बैंक गारंटी की वेरिफिकेशन के लिए SFMS का जिक्र किया था, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है आज का? देखिए, SFMS जो है वो बैंकों के आपस में सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का एक तरीका है। बैंक गारंटी के मामले में ये कागज वाले तरीके से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित है। कागज वाली बीजी में क्या है, फ्रॉड होने का डर रहता है, कोई नकली बीजी भी बना सकता है। लेकिन SFMS में मैसेज सीधा एक बैंक से दूसरे बैंक को सिक्योर चैनल से जाता है। जब लाभार्थी बैंक को SFMS मैसेज मिलता है तो वो कंफर्म कर देता है और इसकी कॉपी संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देता है। फिर डिपार्टमेंट उस ईमेल वाली कॉपी का मिलान हाथ में आई कागजी बीजी से कर लेता है, तो डबल चेकिंग हो जाती है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है और काम भी जल्दी होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में कुछ और प्रैक्टिकल बातें भी आती होंगी, जैसे मान लीजिए सप्लाई थोड़ी कम या ज़्यादा आ गई तो 100 किलो का ऑर्डर था, 98 किलो आया। हाँ, इसके लिए भी नियम है। अगर कमी बहुत थोड़ी है, मान लीजिए 5% या उससे कम, और माल लेने वाले डिपार्टमेंट को लगता है कि चलो ठीक है, बाकी 2 किलो की अब ज़रूरत नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि सप्लाई पूरी मान ली जाए और सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेनल्टी लगाने का हक फिर भी रह सकता है। और दूसरी तरफ अगर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा आ गई, खास तौर पर जैसे केबल या कन्वेयर बेल्टिंग होती है जिन्हें एकदम नाप कर काटना मुश्किल होता है, तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये ज़्यादा सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे ऑर्डर का 2% तक, और उसका पेमेंट फिर उसी हिसाब से प्रोराटा बेसिस पर कर दिया जाता है। एक और स्थिति हो सकती है जब खरीदार को अपना ही कोई सामान या मशीन वगैरह ठेकेदार को देनी पड़े
काम पूरा करने के लिए। इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, ये भी एक अहम बात है, खासकर जब कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो। अगर खरीदार ठेकेदार को कोई सामान या मशीन या कोई जगह इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, तो ये बात कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कीमती सामान एडवांस में दिया जा रहा है तो उसकी कीमत के बराबर बैंक गारंटी लेना अच्छा रहता है। बीमा करवाना भी ज़रूरी हो सकता है। और जब काम खत्म हो जाए तो ठेकेदार से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि उसने सारा सामान सही सलामत वापस कर दिया है। चलिए मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत सब कुछ हो गया, माल मिल गया, पेमेंट हो गया, गारंटी पीरियड निकल गया, सब ठीक रहा। अब आखिर में क्या होता है? आखिर में होती है खरीद फाइल की क्लोजिंग, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को बंद करना। जब कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी सारी एक्टिविटी पूरी हो जाती है तो फाइल को बंद करने से पहले एक बार अच्छे से चेक किया जाता है कि सारे ज़रूरी कागजात उसमें लगे हैं या नहीं। फिर उसे रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलें भी होती हैं, उन्हें भी नियमों के हिसाब से संभाल कर रखना होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो बस फिल्म का ट्रेलर है, असली फिल्म तो उसके बाद शुरू होती। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अनुबंध के बाद का प्रबंधन यानी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक बहुत, आप कह सकती हैं, डिटेल्ड और मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोऑर्डिनेशन है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, नियमों का पालन है, बदलावों को संभालना है, पेमेंट पक्का करना है और आखिर में रिकॉर्ड को सही से रखना है। सब कुछ है इसमें। एक कामयाब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ अच्छी शर्तों पर साइन करना नहीं होता, बल्कि उन शर्तों को असल में लागू करवाना होता है। यही वो प्रोसेस है जो कॉन्ट्रैक्ट की असली वैल्यू निकालता है और दोनों पार्टियों, खरीदार और सप्लायर, के लिए रिस्क कम करता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे SFMS जैसी टेक्नोलॉजी बैंक गारंटी प्रोसेस को कितना पारदर्शी और सुरक्षित बना रही है। जरा सोचिए, भविष्य में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, ये जो इतने जटिल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के काम हैं, खासकर गोल इंडिया जैसे बड़े संगठनों में, इन्हें और कितना बेहतर, कितना पारदर्शी और कितना कम जोखिम भरा बना सकते हैं। अगली बार तक सीखते रहें।